हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले वर्षों में जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उन सभी के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें पहले पार्ट में 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कवर कर चुके हैं और आज हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम 101 से लेकर 200 तक प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चनों को रिपीट करता है और आपको पता है कि आगे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो इसमें पूछा गया है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। चलिए आगे देखेंगे, कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो श्री नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एस राधा कृष्णन को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पहले उपराष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए सैलरी नहीं मिलती है, उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिलता है। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके जो मेंबर होते हैं जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है और जो पहला जो उच्च संवैधानिक पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, ठीक है, और ये वाइस प्रेसिडेंट। भारत की संसद में शामिल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होते हैं। देखो, इतना नहीं पढ़ना है हमको इस प्रश्न को, इसमें ओनली हमको देखना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जिसमें बजट के रूप में जो है बोला गया है कि जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको इसका आर्टिकल ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल 112 है, ठीक है, बजट से संबंधित है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण जो है पेश किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये 1952 में जो है पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। आगे देखेंगे, इतना प्रश्न हमको नहीं पढ़ना है, हमको इसमें देखना है कि देखो कोई भी मेंबर, अगर उसने ये बोला है कि जैसे बैठकें होती हैं, ठीक है, सदन की, तो अगर उसमें 60 दिनों तक कोई मेंबर अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो है सीट को रिक्त समझ लिया जाता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, देखो इतना नहीं पढ़ना है, आपसे बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, जो है समाज सेवा में आपको ध्यान रखना है कि 12 मेंबरों को जो है मनोनयन करता है, ठीक है, अपने मन से चुनता है 12 सदस्यों को, और जो शेष सदस्य होते हैं उनको जो है निर्वाचित जो है किया जाता है, ठीक है, वो निर्वाचित होते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना था। और ये देखो, ये जो करता है ये राज्यसभा में करता है। अगर लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में जो है 2 मेंबरों का ही मनोनयन होता है, ठीक है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का होता है। अभी आपको बताया था कि राज्यसभा के पहले सभापति, ठीक है, तो आपको पता है कि राज्यसभा के पहले सभापति जिन्हें उपराष्ट्रपति भी बोला जाता है, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखो इतना नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे धन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा अपने पास उस धन विधेयक को 14 दिनों से ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकती है, ठीक है, उसको जो है लोकसभा को लौटाना पड़ता है वो, ठीक है, जो बिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 250 मेंबर होते हैं, ठीक है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। तो जो है लोकसभा अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष ही इसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये धन विधेयक है या नहीं। आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही जो है प्रस्तावित किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे देखेंगे, ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो ये 17वीं लोकसभा के लिए गठन के लिए किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। और कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि बहुत अधिक हैं, ठीक है, सबसे अधिक है, सभी राज्यों से अधिक हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या होती है वो 543 होती है, ठीक है। और राज्यसभा में मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें कितने होते हैं, तो उसमें 250 होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, उन सभी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है, जिसे लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो आपको ध्यान रखना है कि एम अनंत सैनम अयंगर, ठीक है, एम अनंत सैनम अयंगर ये लोकसभा के जो है दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर जिन्हें बोला जाता है। आगे देखेंगे, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इनका नाम जो है सुमित्रा महाजन था, ठीक है। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो कुल मेंबर होते हैं उनका 15%, ठीक है, लोकसभा के मेंबरों का 15% जो है मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। आगे देखेंगे, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी मंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है ये गुलजारी लाल नंदा थे। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत के उप प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल दे रखा है 1977 से 1979 तक, तो ये कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है ये जगजीवन राम थे, ठीक है, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल के जो नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो वो आर्टिकल 155 में जो है लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 161 ध्यान रखना है, इसके तहत जो क्षमादान देने की शक्ति दे रखी है, तो वो कौन क्षमा कर सकता है? तो वो राज्यपाल क्षमा कर सकता है, ठीक है, आर्टिकल 161 के तहत। और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो क्षमा कर सकते हैं वो आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे देखेंगे, देखो ये इतना बड़ा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आर्टिकल 170 के अनुसार, ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में, तो आपको ध्यान रखना है कि देखो विधानसभा में तो 500 से अधिक मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 60 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, विधानसभा की बात हो रही है, तो ये नहीं होने चाहिए इतने, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विधानसभा में 500 से अधिक मेंबर नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, ठीक है, और आर्टिकल 170 में ये बात लिखी हुई है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो ये हाई कोर्ट से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 241, ठीक है।
उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाई कोर्ट के लिए जो रिट जारी की जाती है वो 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो आर्टिकल 219। जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो जिला और सत्र न्यायाधीश होते हैं वो राज्य के हाईकोर्ट के, ठीक है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके सीधे नियंत्रण में काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है वो है यतो धर्मस्ततो जयः। प्रश्न नंबर 140 देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है एम फातिमा बीवी थी। ठीक है, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? तो ये संसद भवन से संचालित किया जाता था। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट की संख्या 25 है। आगे देखेंगे, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग करता है। ठीक है, जितनी भी चुनाव की प्रक्रियाएं होती है तो वो कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये राज्यपाल करता है। ठीक है, जो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आगे देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात होती है या चुनाव आयुक्तों की बात होती है तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो राज्य का चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, आगे देखेंगे, देखो ये प्रश्न पूछा गया है कि जो ईवीएम जो मशीन है सबसे पहले विधानसभा चुनावों में जो पहली बार प्रयोग में लाई गई थी तो वर्ष 1982 में लाई गई थी, और कहां पर जो इनका प्रयोग किया गया था? तो इनका प्रयोग केरल में किया गया था। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। आगे देखेंगे, देखो वही सेम प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो ये केरल राज्य में किया गया था। देखो आपसे ये पूछा गया है कि जो वोट डालने की उम्र होती है वो कितनी होती है? तो वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, वोट डालने की जो दिवस होता है। प्रश्न नंबर 152 देखेंगे, नीति आयोग का गठन आपको ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को जो है किया गया था। ठीक है, और योजना आयोग के स्थान पर किया गया था नीति आयोग का गठन, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो देखो योजना आयोग को 2014 में ही भंग कर दिया गया था और उसके स्थान पर क्या आया था? नीति आयोग आया था। आपसे पूछा गया है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, देखो ये प्रश्न हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है, जैसे उस समय नरेंद्र मोदी थे, अभी भी हैं, तो अभी भी आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अभी भी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 243 जे, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको
और मैंने आपको बताया था कि जो पंचायतों का गठन दे रखा है तो वो भी जो है आर्टिकल 40 में दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 9 जो दे रखा है वो पंचायतों से संबंधित है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्वों से संबंधित है, तो आर्टिकल 243 जी। ठीक है, एक बार इन आर्टिकलों को आप पढ़ लेना और मैं भी आपको जो है पढ़ाऊंगा आगे, तब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, तो देखो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे अनुच्छेद 243C ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, की अनुशंसा जो की गई थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 टीयर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है, तो आपको ध्यान रखना है जो पंचायती राज चुनाव होते हैं, ठीक है, पंचायत वाले जो चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है रिजर्व होती हैं। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये राजस्थान राज्य था। ठीक है, प्रश्न नंबर 164 देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखो पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये प्रश्न हम पहले जो पढ़ चुके हैं कि संविधान संशोधन जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली हुई है हमने, तो वो दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। ठीक है, संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 9 अगस्त 2019 को मिली थी। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 51A तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यही प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे देखो हिंदी को जो है संघ की राजभाषा घोषित किया गया था, तो ये जो है पूछा गया है आपसे किस अनुच्छेद के जो तहत जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 243(1) के तहत। ठीक है, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो आर्टिकल 76 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। कैग के बारे में पूछा गया है, कंप्ट्रोलर ऑडिट एंड जनरल, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है बरगद है। जनगण मन हम ये पहले पढ़ चुके हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चनों में, तो संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को ये जो है जनगण मन को स्वीकार किया गया था। और साथ ही जो आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, तो इसको भी जो है इन दोनों को इस तारीख को स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, तो ये महाराष्ट्र राज्य की राज पशु है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी वुड पिजन है। ठीक है, वुड पिजन। क्वेश्चन नंबर 175 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है यूपीएससी और एसपीएससी। ठीक है, ये परीक्षाएं आपको पता है होती हैं, यूपीएससी की परीक्षा, एसपीएससी की परीक्षा, तो इनके बारे में इनकी जो है स्थापना का वर्णन इसमें दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 315 में।
आगे देखेंगे कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है राजा चलैया समिति, ये कर सुधारों से संबंधित है। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। देखो आरटीआई एक्ट पूछा गया है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, तो ये अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। ठीक है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो 124 के खंड 2 के तहत भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आगे देखेंगे, देखो इतना प्रश्न नहीं पढ़ना है आपको, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन इसके बारे में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये आर्टिकल 40। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 44 हम पहले पढ़ चुके हैं, समान नागरिक संहिता। ठीक है, वही है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में जो है इसमें दे रखा है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता, तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसे भी भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 89 के तहत ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो ये इंदिरा गांधी ने किया था स्वर्ण सिंह समिति का गठन, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के जो कौन कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्न नंबर 185 देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 24 में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खदान में या खान में जो है काम करने के लिए जो है नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे देखेंगे किस अनुच्छेद में वर्णित है किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, तो ये आर्टिकल 154 में आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय सुशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके, तो थोड़ा सा आप पढ़ के समझ लेना क्या दे रखा है कि ये इसमें जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेंगे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आपको मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और आर्टिकल 51A ठीक है ये जो है इसका मौलिक कर्तव्यों का आर्टिकल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधी याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और अगर आपको राज्य में जो हाई कोर्ट में आपको याचिका दायर करनी है तो वो आर्टिकल 226 के तहत आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन दे रखा है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है और अभी हमारी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है, ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कम नहीं होनी चाहिए, 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। आगे देखेंगे आर्टिकल 21 आपको ध्यान रखना है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक है, और इसी में जीवन जीने की स्वतंत्रता का वर्णन दे रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे ब्लॉक खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
प्रश्न नंबर 195 देखेंगे, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय सरकार है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य दे रखा है, उसमें किस वर्ष जो है शामिल किया गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य, तो आपको ध्यान रखना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो शामिल किया गया था वो 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे, संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 76 आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन दे रखा है? तो मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। और नागरिकता का वर्णन भाग 2 में दे रखा है। और भाग 4 में आप देखेंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन दे रखा है। और भाग 4A में मूल कर्तव्यों का वर्णन दे रखा है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, 200वां प्रश्न है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का यहीं पर दी एंड करते हैं और आगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पर जो है मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो है अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।